गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में अपना मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, तो हम इसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि जो पिछली क्लास थी उसमें हमने अपना पहला मौलिक अधिकार पढ़ा था। और आज अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो में जाकर उस मौलिक अधिकार को पढ़िए और उसके बाद से इसको हमें शुरू करना है। तो आज हम दूसरा मौलिक अधिकार ले रहे हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। ये आप सभी के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ये हमारे मौलिक अधिकारों की कहें तो जान है। ऐसे में तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 के मध्य जो है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है। तो जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि 19 से लेकर 22 तक टोटल हमारे पास 4 जो हैं अधिकार इसमें रखे गए हैं। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19। इस अनुच्छेद 19 में टोटल 6 फ्रीडम्स की हमसे बात की गई है, 6 स्वतंत्रताओं की बात की गई है। तो वो 6 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं, हम उनको बारी बारी देखते हैं। तो पहली जो इसको 6 हिस्सों में बांटा गया है, यानी कि आर्टिकल 19 को हमारा 6 हिस्सों में बांटा गया है। तो जो पहला आर्टिकल है इसका 19(1) यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, इसको हिंदी में कहेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें हमें ये पहली स्वतंत्रता दी गई है कि हम कहीं पर भी किसी के भी समक्ष हम अपनी बात को रख सकते हैं, यानी कि हम अपनी बात को कह सकते हैं। अभी इसके बारे में मैं बताऊं, इसमें थोड़ा सा हमने बाइफरकेट किया है। जैसे यहाँ पे हमने बात की है फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस आप जानते हैं हमारे समाचार पत्र और मीडिया हाउसेस, यानी कि उनकी फ्रीडम की हमने बात की है कि वो बिना किसी दबाव के अपनी न्यूज़ को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि प्रेस को पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। एक्चुअल में इसको बाद में जोड़ा गया है संविधान में, लेकिन ये अब इसका मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। दूसरा है फ्रीडम ऑफ एड्रेसिंग, यानी कि हमें भाषण देने की या लोगों के एक ग्रुप को एड्रेस करने की भी हमें स्वतंत्रता है। हम चाहें तो लोगों के ग्रुप को हम एड्रेस कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। हमारी स्वतंत्रता है कि हम किन्हीं लोगों के ग्रुप को हम एड्रेस करें। तीसरा मेन चीज़ इसमें क्या आती है, फ्रीडम ऑफ फ्लैग होस्टिंग। जैसा कि आपको पता है कि हमारा भारतीय झंडा फहराने की जो स्वतंत्रता है वो भी हमें इसी के अंदर एक्सप्रेशंस, यानी कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने झंडे को फहरा कर। ध्यान यहाँ रखने वाली बात यह है कि हम यहाँ भारतीय झंडे की बात कर रहे हैं, तो दूसरे देश का झंडा जैसी सुविधाएं हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। चौथी चीज़ जो इसी के अंदर है वो है फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करने की स्वतंत्रता, यानी कि आपको अगर सरकार की नीतियां पसंद नहीं हैं, किसी वजह से आपको लगता है कि सरकार गलत कार्य कर रही है, तो आपको प्रोटेस्ट करने का भी हक दिया गया है। अब यहाँ मेन बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, हमने इतनी सारी फ्रीडम्स की बात ज़रूर की है और आप कह रहे हैं जी हम कहीं भी जाकर किसी के भी समक्ष अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चेक्स लगाए गए हैं, यानी कि रुकावटें लगाई गई हैं। वो रुकावटें क्या हैं कि आप नंबर 1, आप अपने देश के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि जो देश है उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। आप ये कहेंगे कि तो हमें तो जी संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, हमारा मौलिक अधिकार है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। दूसरा, अगर मानहानि की मैं बात कर रहा हूँ। मानहानि का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी व्यक्ति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम उनको अपशब्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें दिया हुआ है, हमें बोलने की आज़ादी दी हुई है, यानी कि किसी के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल, बुरे शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। ये 2 कार्य हैं, अगर आप देश के खिलाफ बोलते हैं या किसी की मानहानि करते हैं तो वो 2 चेक्स आपको यहाँ पर लगाए गए हैं। बाकी आपको बहुत तरह की स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं। ये हमारा 19 का एक जो पार्ट था ये वो था। हमने कहा 6 स्वतंत्रताएं हैं, तो अब हम दूसरी स्वतंत्रता की बात करते हैं और वो है
फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड मीटिंग विदाउट आर्म्स, यानी कि शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अगर आप कोई सम्मेलन करना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो एक तो शांतिपूर्वक होना चाहिए, यानी कि आप शांति भंग नहीं कर सकते, लोगों की शांति को भंग नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, बिना हथियारों के अगर आप कोई सम्मेलन करते हैं, कोई आप मार्च निकाल रहे हैं, तो वो बिना हथियारों के होना चाहिए। आप हथियारों को उसमें लेकर नहीं जा सकते हैं। और बाकी आप इस तरह का शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए आपको फ्रीडम दी गई है। भारत के संविधान के 19(2) में हमें ये फ्रीडम दी गई है। तीसरा है 19(3) के अंदर देखिएगा, फ्रीडम टू मेक यूनियन, एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इनका क्या मतलब है कि आपको एक स्वतंत्रता दी गई है संघ बनाने की। संघ कैसा होता है, आप देखते हैं सरकारी कार्यालय भी होते हैं हमारे पास, प्राइवेट कार्यालय भी हैं। इन कार्यालयों में एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। अगर वो एम्प्लॉय चाहें तो एक ग्रुप बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। उस संघ को बनाने का रीज़न क्या होगा, कई बार अपनी बातों को मैनेजमेंट तक पहुंचाना। आप देखते हैं कि अधिकारियों का लेवल होता है, एक कर्मचारी, उससे ऊपर के बड़े अधिकारी, उनसे बड़े अधिकारी, और कई बार क्या होता है, इनके बीच में गैप होता है, अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाना। आप किसी बात को लेकर नाराज़ हैं तो आपको बताना है अपने अधिकारियों को। तो इसलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा, यूनियंस का नाम सुना होगा, मजदूर यूनियन, शिक्षकों का भी एक यूनियन है। इस तरह से जितने भी सरकारी या गैर सरकारी या प्राइवेट संस्थान हैं, वहाँ पर यूनियंस बनाने का हमें मौलिक अधिकार दिया हुआ है। हम चाहें तो यूनियन बना सकते हैं ताकि हम अधिकारियों तक अपनी बातों को पहुंचा सकें। एसोसिएशन इसी तरह से कि एसोसिएशन भी हम बना सकते हैं। और तीसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि सहकारी समितियां, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उनका अंशदान लिया जाता है उनसे, और उन्हीं अंशदान से वापस उनको लोन वगैरह दिए जाते हैं। ऐसे में जो सहकारी समितियां हैं वो भी बैंकों की तरह काम करती हैं। हमारी जो हमारी सहकारी समितियां हैं वो हमारी बैंकों की तरह काम करती हैं। और ये हक जो है हमें बाद में जोड़ा गया है संविधान में, इसको संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया है। ये पहले नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, पर आधुनिक संविधान में इसको जगह दी गई है। आते हैं हम चौथे फ्रीडम के ऊपर। चौथी फ्रीडम को देखिएगा जरा। चौथी फ्रीडम क्या है, ये है फ्रीडम टू रोम एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि आर्टिकल 19(4) के अंदर में चौथे नंबर की जो फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम टू रोम। रोम से मतलब होता है रोमिंग, सुना होगा आपने, रोम एनीवेयर इन इंडिया, भारत राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता। भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी जा सकते हैं, इसके लिए आपको कोई किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भारत के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जिन क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया हुआ है, केवल उन क्षेत्रों को छोड़कर आप पूरे भारत राज्य में कहीं भी घूम सकते हैं। तो इसे हमें 19(4) के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे ही अब बात करते हैं हम अगले 19(5) के अंदर। फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू लिव एनीवेयर इन इंडिया। इसका क्या मतलब है कि आपको भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी रहने की भी स्वतंत्रता है। आप भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। भारत राज्य क्षेत्र में
पहले आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर इसका एक अपवाद था कि वहाँ आप नहीं रह सकते हैं, लेकिन जब से धारा 370 को हटाया गया है जम्मू और कश्मीर से, तब से ये ऑप्शन वहाँ पर भी खुल गया है। आप जानते होंगे धारा 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को रहने की स्वतंत्रता नहीं थी, तो अब इस स्वतंत्रता को भी हमारे लोगों को दे दिया गया है, क्योंकि वहाँ से धारा 370 हटा ली गई है। और 19(6) यानी कि 6 नंबर की जो फ्रीडम है वो हमको क्या दी गई है, आर्टिकल 19(6) में हमें क्या वो दी गई है कि फ्रीडम टू चूज ऑक्यूपेशन। इसका मतलब है व्यवसाय चुनने की भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। आप अपना कौन सा व्यवसाय करेंगे, ये व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता भी आपको दी गई है। तो इस तरह से जो पहला हमारा 19 वाला पार्ट है, 19 वाला पार्ट है जिसमें हमने 6 फ्रीडम्स की बात की। ये 3 फ्रीडम ये लिखी हुई है और 3 इससे पहले जो लिखी हुई थी, ये 6 फ्रीडम्स हमको दी गई थी कि हमें ये सुविधाएं हैं। और आपको मैं बता दूं, यदि कोई आपात स्थिति आती है, आपात स्थिति आने पर सबसे पहला जो आर्टिकल है जिसको राष्ट्रपति हमसे छीन सकते हैं, यानी कि इसको विदहेल्ड कर सकते हैं, इसको स्थगित कर सकते हैं, तो वो आर्टिकल 19 ही है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 19 को सबसे पहले छीना जाता है। इसका क्या मतलब है, आप ये नहीं कह सकते, जैसे कि अब आपने कोरोना काल देखा है, कोरोना काल में आपने देखा होगा कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, बाहर निकलते थे तो पुलिस के डंडे पड़ रहे थे। तो ऐसे में क्योंकि वो आपात स्थिति थी, भारत सरकार द्वारा एक आपात स्थिति की घोषणा की गई थी कि बाहर घूमेंगे तो कोरोना का खतरा बढ़ेगा। तो ऐसे में ये सारी की सारी आर्टिकल 19 के जितने भी उपबंध थे, जितने भी ये 6 उपबंध थे, ये समाप्त कर दिए गए थे। क्यों कर दिए गए थे, क्योंकि इससे जो है कोरोना फैल जाएगा। दूसरा, इस आर्टिकल को अगर भारत पर कहीं से आक्रमण होता है, बाहर से आक्रमण होता है, ऐसी स्थिति में भी आर्टिकल 19 को स्थगित किया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जिसको राष्ट्रपति सबसे पहले स्थगित कर सकते हैं आपातकाल की स्थिति में, तो वो आर्टिकल 19 ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 की हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम चाह रहे हैं कि इसको स्वतंत्रता के अधिकार को हम आज पूरी तरह से समाप्त कर लें। तो हमारा है अगला आर्टिकल 20, यानी कि अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में हमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, ज़रा उसके बारे में सुन लीजिए। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। इसको हिंदी में कहेंगे हम अपराधों के लिए 2 सिद्धि के, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, कन्विक्शन, प्रोटेक्शन। इससे हमें प्रोटेक्शन के लिए संबंध में संरक्षण, के संबंध में संरक्षण। अब इसका क्या मतलब है, ज़रा उसको थोड़ा सा साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि अपराधों के लिए 2 सिद्धि का, सबसे पहली बात, इसमें आपको 3 हिस्सों में मैं इसको बांट सकता हूँ। पहला हिस्सा क्या है, पहला हिस्सा ये है कि अपराध सिद्ध होने से पहले व्यक्ति को अपराधित घोषित या माना नहीं जाएगा उनको। अपराध सिद्ध होने से पहले, सिद्ध होने से मतलब यानी कि जब तक कानून
उसको अपराधी घोषित ना कर दे। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अपराधी को, किसी को पकड़ा, किसी जुर्म के अंदर, किसी क्राइम के अंदर पकड़ा किसी व्यक्ति को और उसको कह दिया कि ये तो अपराधी है। जब तक उसको न्यायालय अपराधी ना घोषित कर दे, उससे पहले तक हम उसको अपराधी नहीं कह सकते। अपराध सिद्ध होने से पहले हम किसी व्यक्ति को या अभियुक्त को, किसी भी अभियुक्त को क्या नहीं कह सकते? अपराधी नहीं कह सकते हैं। तो ये पहली बात आपको याद रखनी है यहाँ पर कि पहले अपराध सिद्ध होगा उसके ऊपर, कोर्ट उसको कहेगा कि अपराधी है, तभी हम उसको अपराधी कहेंगे। अपराध सिद्ध होने से पहले हम किसी अभियुक्त को अपराधी नहीं कह सकते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो दूसरा हिस्सा है, इसका दूसरा हिस्सा हमसे क्या कहता है? इसको हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है, यानी कि उसका भी अधिकार दिए हुए हैं व्यक्ति को। सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस, सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस। इसका क्या मतलब होता है कि एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जा सकती है। एक अपराध के लिए एक सज़ा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही अपराध के लिए बार बार उसको जेल भेज दिया जाए। हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि अगर कोई अपराध के लिए कोई व्यक्ति सज़ा काट चुका है तो बस वो केवल एक ही बार ही सज़ा काटेगा उस अपराध के लिए। एक ही अपराध के लिए बार बार उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक ही सज़ा। ठीक है। तीसरा हिस्सा जो है वो क्या कहता है कि हम उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया है, हम अभियुक्त को या हम उस व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हम उस व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ या विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये भी उसको अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार। उसको बाध्य नहीं कर सकते कि भाई तू अपने खिलाफ गवाही दे दे। ठीक है। तो ये 3 अधिकार अपराधों के लिए भी एक व्यक्ति को संरक्षण दिया गया है। अपराधों के लिए भी किसी व्यक्ति को अगर को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हमने क्या कहा, उसको 3 तरह से हमने प्रोटेक्शन दिया है। जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक हम उसको अपराधी नहीं कहेंगे। और सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंसेस, यानी कि एक अपराध के लिए केवल एक ही सज़ा दे सकते हैं। और तीसरा, हम उस व्यक्ति को उसके स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 20 है। ध्यान रखना, आपातकाल की स्थिति में, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, अगर आपातकाल की घोषणा हो जाती है तब भी इस आर्टिकल को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये नहीं छीना जा सकता किसी भी व्यक्ति से, ये आर्टिकल नहीं छीना जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि अब तो जैसे लॉकडाउन लगा हुआ था तो आपको ये सारे छीन जाएंगे, तो ये कतई नहीं छीनेगा उस व्यक्ति से, ये उसका प्रोटेक्शन करेगा। यानी कि अभी हमने 19 के बारे में क्या कहा था कि 19 जो है उसको हटा लिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन 20 को हम नहीं छीन सकते हैं। अगले हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, क्योंकि इसका जो तीसरा आर्टिकल है वो 21 है। तो ज़रा देखिएगा आर्टिकल 21 हमसे क्या कह रहा है। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ध्यान से पढ़ना इसको। आर्टिकल हमसे 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। स्वतंत्रता का संरक्षण। अब जरा पहले इसे समझिए, प्राण और दैहिक का क्या मतलब है। मैं इसको ध्यान से देखिए ज़रा, इसको नाम को पढ़ के देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको। यहाँ हम कहते हैं उसको प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है
कि मानवीय प्रतिष्ठा से जीवन जीने की स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति को इसको थोड़े से भागों में मैं समझा देता हूँ। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का हक है। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का हक दिया गया है। जीवन जीने का यानी कि कोई भी आपके जीवन जीने के हक को नहीं छीन सकता आपसे। किसी भी दशा में आपसे आपके जीने का हक नहीं छीना जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि आपको मार दिया जाए, कोई आए आपको ऐसे ही मार दे कि आप जीने लायक ही नहीं हो। तो आपसे आपका जीने का हक नहीं छीना जा सकता, यानी कि ये व्यक्ति को एक मौलिक अधिकार दिया हुआ है हमारे संविधान के 21 आर्टिकल के तहत। दूसरा हम क्या कह सकते हैं इसमें कि जीवन की रक्षा करने की भी स्वतंत्रता है आपको। जीवन की रक्षा करने की स्वतंत्रता। जीवन की रक्षा, जैसा देखा होगा कि कई बार मर्डर के केस होते हैं तो अभियुक्तों को फांसी दी जाती है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैंने जो ये मर्डर किया है ये अपनी आत्मरक्षा में किया है, मैं उसको मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि मेरे जीवन को खतरा था और ऐसी स्थिति में मुझसे मर्डर हो गया, यानी कि तो उसकी जो सज़ा, जो प्रावधान होते हैं वो उसको थोड़ा हल्का रखा जाता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ को बचाने के चक्कर में वो जान ली है, वो जानबूझकर अपराधी नहीं है, ऐसे में उसको कम सज़ा दी जाती है। तो जीवन की रक्षा करने की, तो वकील जो होते हैं हमारे देश में वो इस चीज़ को भी बड़ा ध्यान रखवाते हैं कि हो सकता है कि जीवन की रक्षा करते समय उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या की हो, तो ऐसे में उस पर हल्के प्रावधान लगाए जाते हैं, उसको कठोर सज़ा नहीं दी जाती। तीसरा हम इसमें कह सकते हैं, आपने सबने सुना होगा, आजकल बहुत चर्चा में भी रहा था कुछ दिन पहले, निजता का अधिकार। ये निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी, निजता को बोलते हैं हम प्राइवेसी, यानी कि हर आदमी को प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी, यानी कि कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला था कि आधार कार्ड से निजता छीन ली जा रही है, लेकिन निजता का अधिकार हमें इसी आर्टिकल के तहत दिया गया है कि हम अपनी लाइफ को, हम प्राइवेट लाइफ है हमारी, तो हम उसको कोई हमारे सार्वजनिक नहीं कर सकता उस लाइफ को। तो ऐसे में अगला जो हम इसमें कह सकते हैं सिंपल सा है कि जैसे विवाह करने का हक भी दिया गया है कि हर व्यक्ति को चाहे तो वो विवाह कर सकता है, तो ये विवाह करने का अधिकार भी हमें इसी के अंतर्गत दिया गया है। मानवीय तरीक़ों से जीने का, या हम कह रहे हैं कि मानवीय तरीक़ों से कोई हमारे ऊपर ऐसे इस तरह के अपराध नहीं कर सकता कि जहाँ पर अमानवीय व्यवहार जो है वो हमसे नहीं कर सकता है। तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में ये आते हैं हमारे। इसी में एक आर्टिकल है 21 का ए, बेटा इसे थोड़ा ध्यान से सुनना है, अलग है ये आर्टिकल, बिल्कुल अलग है ये, इसके साथ इसको नहीं मैच करना है। जो आर्टिकल 21 है और 21 ए, इसको इसके साथ मैच नहीं करना है। इस आर्टिकल को 86वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें डाला गया, 86वां संविधान संशोधन करके डाला गया। और ये है क्या, ये है संविधान द्वारा इसको जोड़ा गया है 21 ए करके। और ये क्या दिया गया है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जैसा कि आप जानते हो 8वीं तक फेल नहीं होते बच्चे और फीस भी नहीं ली जाती है, तो वो हमारा आर्टिकल 21 ए के अनुसार ही है, अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है इसके तहत। और ये आर्टिकल कब लाया गया था, संशोधन जो आया था ये 2002 के अंतर्गत आया था। तो 21 ए को बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। और इसमें क्या चीज़ जोड़ी गई कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो 14 वर्ष का बच्चा जो है वो 8वीं में आ जाता है, इसलिए आपने देखा होगा 8वीं तक के बच्चों को फेल ना करने का रूल इसी संविधान के द्वारा मिला है। तो आते हैं जल्दी से आर्टिकल 22 पे। आर्टिकल 22 को जरा आप नोट करिएगा। आज हम इसी केवल एक ही अधिकार को हम ले रहे हैं, स्वतंत्रता के अधिकार को, जल्दी से इसको समाप्त करते हैं। तो लास्ट इसी फ्रीडम में, राइट टू फ्रीडम में हमारा लास्ट है आर्टिकल 22। ज़रा इसको बहुत, तो जो 21वां था जहाँ छूट गया थोड़ा सा, कि जो आर्टिकल 21 है इसको भी कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, चाहे
कैसी भी स्थिति आ जाए, जैसे हमने कहा आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों ही नहीं छीने जा सकते मौलिक अधिकार। किसको छीन सकते हैं? आर्टिकल 19 को हम से छीन लिया जाता है, लेकिन इसको छीन लिया जाता है, लेकिन ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे, इनको हमसे नहीं छीना जा सकता। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन यानी कि ज़बरदस्ती अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है, ज़बरदस्ती कहेंगे हम, तो मनमाने तरीके से, अगर मैं हिंदी में इसको साधारण भाषा में कहूँ तो मनमाने तरीके से गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण के विरुद्ध संरक्षण। अब इसका क्या मतलब है कि ज़बरदस्ती तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो इसको भी मैं 3 हिस्सों में आपको बांट के बता रहा हूँ कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके पास भी कुछ मौलिक अधिकार हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, 3 हिस्सों में बांट के मैं बता रहा हूँ कि जो, समझ लीजिएगा इसको ऐसे ही, कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको किस जुर्म के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, ये उसको तुरंत गिरफ्तारी के समय बताना होगा। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया है उसको, ये उसको बताना, उसका हक है ये जानना कि मुझे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, ये बताना। पुलिस उसको ज़रूर बताएगी कि आपको इस अपराध के लिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा क्या है इसी का कि भाई उसे गिरफ्तार कर लिया, 24 घंटे के अंदर, 24 गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होगा और फिर मजिस्ट्रेट बताएगा कि उस व्यक्ति को रिमांड पे रखना है कि छोड़ देना है, कि उसके खिलाफ जो आरोप जो लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं, या इस तरह की बातें जो हैं वो मजिस्ट्रेट निर्धारित करेंगे। तो दूसरा उसको हक दिया गया है कि उसको ऐसा ही नहीं कि उसको जेल में बंद कर दिया और वो अंदर ही जेल में बंद पड़ा है, तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। और तीसरा, उस व्यक्ति को उसका मनपसंद वकील चुनने की छूट दी जाती है। मनपसंद वकील, ये नहीं कि हम देंगे वकील, है ना, मनपसंद वकील वो चाहे तो मनपसंद वकील को चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है उसको। तो बेटा ये एक ऐसे व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको भी हमने कहा कि इसको 3 हिस्सों में बांट दिया है कि अगर किसी को मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है तो वहाँ पर हम उसको ये बताना ज़रूरी है कि किस अपराध के लिए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तीसरा, उसको मनपसंद वकील चुनने की स्वतंत्रता है। तो आज हमने जो सेकंड वाला जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, वो पढ़ा है, राइट टू फ्रीडम, 19 से लेकर 22 तक। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारे जो क्लोज हैं, ये प्रावधान हैं, ठीक से समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इससे आगे के अधिकारों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।